मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरा क्लास चैनल में। और आज हम स्टैंडर्ड 11 का इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स पहला जो चैप्टर है जीएससीबी का, उसका नाम है इकोनॉमिक्स इन एंड इंट्रोडक्शन। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये इसके की पॉइंट्स हैं। ये की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो ये की पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से याद कर लें। हम अभी की पॉइंट्स पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बहुत समय लग जाएगा। हम मुद्दे के पे आते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा? ह्यूमन बींग आर इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस एंड दस दे आर एबल टू ग्रुप। मतलब क्या है कि एक बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं हम लोग। इंटेलेक्चुअल्स का क्या मतलब होता है अभिनव? हाँ, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए वो जो है चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश्ड एंड एग्जामाइन देयर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट। और वो क्या करते हैं, दो चीज़ों के बीच में क्या कर सकते हैं? भेद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भेद कर सकते हैं। टू एंश्योर एन हैप्पी लिविंग दे हैव क्रिएटेड अ वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इन्होंने चीज़ों को क्या करते हैं, बांट के रखा है। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, तीन अलग अलग कैटेगरीज में इन लोगों ने बांट कर रखा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिस्टम सिग्निफिकेंट substance them over a long period of time and to revolve the complexity such as system। उन्होंने सिस्टम बना के रखा है। Human being formulated certain principle based upon various philosophy and science। बहुत सारी फिलोसॉफी है इनके पास और कुछ साइंस है। लॉजिक लगाते हैं ये लोग। इन द प्री हिस्टोरिकल एंड इन दैट अर्लियर historical period, human being dealt with different and solved certain complexity by a certain in feuds, fights and the battles। है ना, अलग अलग तरह से क्या करते थे ये लोग, चीज़ों को सॉल्व करते थे। However, with the development and progress of a civilization, human beings were able to logically resolve difference and complexity। लॉजिकली क्या करते हैं वो लोग? सॉल्व करते हैं। क्या डिफरेंस जो होते थे दो लोगों के बीच का, वो क्या करते थे? सॉल्व करते थे। और कॉम्प्लेक्सिटी जो विभिन्न प्रकार की होती थी उसको भी सॉल्व करने के लिए वो लोग क्या करते थे? तो डेवलप सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो आगे कैसे बढ़ा? तो जो भी इनके बीच में भेद था, जो भी बीच में इनकी कॉम्प्लेक्सिटी थी, मतलब विभिन्नता थी, वो सबको उन्होंने क्या किया? दूर किया। और उसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ जाए बाय क्रिएटिंग एंड यूजिंग एन philosophy principle and economic development as a philosophy and science of the rational economic behavior। अब सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूं तो इकोनॉमिक जो है, द वर्ड इकोनॉमिक्स इन इंडिया, है ना, थ्रू इज अर्थशास्त्र। उसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। विच इज डिराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड, है ना। क्या? अर्थ मीन्स पर्पस और गोल। अर्थ मतलब पर्पस होता है। और एंड डज अर्थशास्त्र इन संस्कृत मीन्स द साइंस ऑफ एन बेनिफिट एंड पर्पस इन विच प्रैक्टिकल लाइफ। द साइंस ऑफ अर्थशास्त्र क्या मतलब हुआ? द साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस इन प्रैक्टिकल लाइफ। इट डिस्क्राइब्स दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज अ सिक बेनिफिट्स, है ना। वो क्या है? उसको जो है मेन चीज़ क्या है हमारे? प्रॉफिट चाहिए। हाँ, उससे क्या चाहिए? हर इंसान को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अपना मतलब से याद रखता है। समझ में? द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। क्या दिया है? हाँ, इकोनॉमिक्स। इकोस मीन्स हाउसहोल्ड एंड नॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट एंड हिंस इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। अब याद रखना, क्या है? ओइकोनॉमिक्स जो है वो किससे बना हुआ है? ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट एंड हिंस इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट। दिस हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर इज ऑलमोस्ट मोर देन 5000 years old।
मतलब हमारी जो वो है सिविलाइजेशन है उसको कितने साल हो गए हैं, तो 5000 साल हो चुके हैं। एंड डज इंडियन फिलोसॉफी डिपेक्ट वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और हमारे अंदर जो है बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार हैं। एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू अ वे ऑफ लाइफ, और हमें हमारी जो जीवन शैली है वो बताती है कि हमें जीना कैसे, हमें जीना चाहिए। द फोर, है ना, क्या लिखा है, शास्त्र, है ना, शास्त्र, पर्पस ऑफ ह्यूमन। द फोर पर्पस ऑफ ह्यूमन इन इंडियन फिलोसॉफीज आर धर्मा, मतलब राइटियसनेस, ड्यूटी, पहला है धर्मा। ये 4 पुरुष शास्त्र हैं जिनमें से पहला जो है हमें धर्म को पालन करना है, दूसरा अर्थ को, मतलब कि दूसरा अर्थ मतलब पर्पस, बेनिफिट, वेल्थ, कामा, तीसरा क्या है कामा, और चौथा क्या है मोक्ष, लिबरेशन। ये सब करने के बाद हमारे को क्या होना चाहिए, हमें लिबरेशन हो जाना चाहिए, मोक्ष हमें मिल जाना चाहिए। एंड द एक्टिविटी ऑफ लाइफ डन फॉर अ अर्थ आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। अब जो भी चीज़, जो भी एक्टिविटी हम किसके लिए करते हैं, अर्थ के लिए करते हैं। अर्थ मतलब पर्पस, बेनिफिट्स, वेल्थ के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या बोल रहा है, द अर्थ आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब कि इन सब चीज़ों में इंसान जो है, आजकल का इंसान जो है वो कहाँ फंस गया है, अर्थ में फंस गया है, अर्थ और काम में, है ना। धर्म नहीं रहा और मोक्ष की किसी को फिक्र ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, समझ में, है ना। देखो, एनी एक्टिविटी डन विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या, अगर मुझे कोई भी चीज़ का फ़ायदा हो, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, पैसे के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। एंड इट इज़ वन ऑफ द 4 गोल्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट वेल्थ एज वेल एज टू लिविंग एंड फॉर मटीरियल पर्पस। इन अदर वर्ड्स, परफॉर्म एक्टिविटी फॉर बेनिफिट्स। मतलब कोई भी कार्य करूं, क्या, कोई भी कार्य करूं, उससे मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब पैसा मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ। और अगर उसमें मैं कोई भी चीज़ करूँ उसमें मुझे पैसा ना मिले तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। 2500 years ago, Kautilya, who is known as an Chanakya, discussed in the book अर्थशास्त्र the purpose of economic activity। और चाणक्य जो थे उन्होंने उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उनमें उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में क्या किया, एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन किया, स्टेट्स एंड सोसाइटी को, मतलब अपने राज्य को और लोगों को बताया कि भाई अर्थशास्त्र होता क्या है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, द इंटेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। मतलब क्या, हमारा जो मेन मकसद है, ह्यूमन बीइंग का जो मेन मकसद है वो क्या है, अर्थ है, वेल्थ क्रिएट करना है। द पीस ऑफ अ लैंड विच हैज़ ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ। जिसपे हम कोई भी पीस ऑफ अ लैंड, जहाँ पे ये घर है मेरा, इस घर पे मैं रहता हूँ, तो वो क्या है, मेरे लिए अर्थ है, मतलब वेल्थ है, क्योंकि मैं इसको बेच के निकलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। एंड डज द साइंस एक्सप्लेन द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमी। और फिर बोलता है कि डज, उसके बाद साइंस एक्सप्लेन करता है द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। पर्पस मेरे पास क्या वजह है, क्या क्रिएट करने की, वेल्थ क्रिएट करने की, उसी को करता हूँ ऑन अर्थ, उसे मैं क्या कहता हूँ, इकोनॉमिक्स। क्या कहता हूँ, इकोनॉमिक्स। मतलब मुझे अगर कार खरीदनी है या कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। अब उसके लिए, उस पैसे के लिए मैं क्या करूँगा, कुछ एक्टिविटी करूँगा कमाने के लिए, तो वो क्या होगी, वो होगा इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। अब डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन अ वेस्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है वेस्ट में किसने चालू की, मतलब कि ये सब चीज़ें जो है यहाँ तो चलो इंडिया में तो किसने चालू की, चाणक्य ने। बाहर देश में कौन था सबसे पहला जिसने इसको समझाया, तो पहला बोलता है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल गेव हिज व्यू ऑन इकोनॉमिक इन हिज बुक, क्या, इकोनॉमिक्स मिका, क्या, हाँ, इकोनॉमिका में उसने क्या समझाया
However, with the advent of क्या बोला है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सच एज डिवीजन ऑफ लेबर, क्या बोला कि उन्होंने क्या कर दिया डिवीजन ऑफ लेबर्स कर दिए, एंड स्पेशलाइजेशन वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब क्या, उन्होंने कोई भी एक इंसान सब चीज़ नहीं कर सकता था, उन्होंने क्या कर दिया कोई भी काम करना हो तो उसमें क्या कर दिया डिवीजन कर दिया, क्या कर दिया पर्टिकुलर इंसान बांट दिए और वो क्या करते थे पर्टिकुलर काम करते थे। किसने किया ये एरिस्टोटल ने किया। एंड स्पेशलाइज वेयर इंट्रोड्यूस, और उसकी वजह से क्या बोला कि जो उसने बांट दिया उसमें जो भी काम करेगा वो कौन करेगा उसका स्पेशलिस्ट काम करेगा। कौन काम करेगा स्पेशलिस्ट काम करेगा। वेयर अ पीस ऑफ अ वर्क इज डन बाय द वर्कर और अ ग्रुप ऑफ अ वर्कर हु स्पेशलाइज्ड ओनली इन द पर्टिकुलर जॉब। द नॉलेज ऑफ फिलोसोफर ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग classified into a various specialized science. Now, like the physical science, the social science also developed. और इसकी वजह से क्या हो गया, पहले क्या था फिजिकल साइंस था हम पढ़ते हैं, अब सोशल साइंस डेवलप्ड हो गया। ऑल्सो डेवलप्ड अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, और फिर उन्होंने सोशल साइंस डेवलप्ड हो गया, उसका भी एक ब्रांच आ गया जिससे क्या गया स्पेशलाइज्ड ब्रांच, एंड देयर मेथोडोलॉजीज वेर नो लॉन्गर बेस्ड प्योरली अपॉन डिस्क्रिप्टिव लॉजिक, है ना, बट दिस साइंस स्टार्ट अप्लाइंग साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड। मतलब कोई भी जो पुराने तरीके थे जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, है ना, उसे उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया अप्लाई कर दिया साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड। मान्यताएं जो थी पिछली पुरानी मान्यताएं को क्या कर दिया उन्होंने हटा दिया और बोला कि भाई हम इसे कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ को हम साइंटिफिक टूल्स से करेंगे या मेथड से करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर वो चीज़ होती है तो करेंगे और अगर नहीं होती है तो उसे छोड़ देंगे, उसे नहीं करेंगे। इन स्टडिंग पर्पसफुल ह्यूमन एक्टिविटी वॉज नॉट सोलली अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिक्स एंड, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देख, हिंस स्टडिंग पावरफुल ह्यूमन एक्टिविटी, है ना, वॉज नॉट सोलली अ सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल फिलोसॉफी, है ना। ह्यूमन एक्टिविटी को पढ़ना, पर्पस को पढ़ना, वो क्या था नॉट सॉल्वरी, मतलब अकेले किसकी बस की बात नहीं थी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ किसकी नहीं थी पॉलिटिकल और सोशल फिलोसॉफी, बट इट इज़ ऑल्सो डेवलप्ड एज अ इंडिपेंडेंट साइंस। और इसकी वजह से क्या है, ये दोनों चीज़ें उसको समझा नहीं पाती थी, इससे एक नया चीज़ आया, क्या आया इंडिपेंडेंट साइंस आया, जो बिहेवियर को नहीं बता पाती थी किसके ह्यूमन एक्टिविटी के। एंड पाउंडरिंग मतलब घूमते रह गए, सोचते रह गए, समझते रह गए अपॉन अ क्रिएशंस ऑफ वेल्थ। फिर pondering up to a creations of wealth, Adam Smith wrote in 1776 a book titled An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. The book is popularly known as Wealth of Nations. With this book, Adam Smith is known as have pioneered the development of economy, और उन्होंने सबसे पहली बार इस बुक के ज़रिए उन्हें इकोनॉमिक को डेवलप करने का वो बताया, समझाने की कोशिश की एज अ स्पेशलाइज एरिया ऑफ नॉलेज इन द वेस्ट। और उन्होंने सबसे पहले वेस्ट को समझाया, किसके बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक क्या होती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है ना किसमें, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, तो न्यू सोशल इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ एंड न्यू मेथड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद एन इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन। और जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इन्हें पता चल गया कि जो मशीन है, मशीन लगाएं और ह्यूज इन्वेस्टमेंट करें तो एक मास प्रोडक्शन हो सकता है जिसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है पैसा हमारे देश को मिल सकता है और वो जनरेट लगातार बना रहेगा। अब बोला है देख, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ नेचर, क्या है, एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब क्या कि अगर हम नेचर को पढ़ें तो हमें बता देगा कि कोई देश अमीर क्यों होता है, वेल्थ ऑफ नेशन। अगर हमारे देश के पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स हैं तो हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होगा। इकोनॉमिक स्टडीज दैट द एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन वेल्थ प्रोड्यूस बाय लेबर, है ना। अब यहाँ बोल रहा है
Adam Smith introduced economic as a social science because on the one hand he studied human effort. उन्होंने बोला सोशल साइंस है क्योंकि सोशल साइंस मतलब वो चीज़ जो लोगों को मिलकर बनती है, तो सोशल साइंस है. ही स्टडीड ह्यूमन एफर्ट, हम जो एफर्ट लगाते हैं वो. एंड ऑन द अदर हैंड मैथोडोलॉजी वॉज साइंटिफिक, और थोड़ा उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स भी लगाए. सिंस द टाइम्स ऑफ एडम स्मिथ इकोनॉमी वॉज स्टडी एज अ इंडिपेंडेंट साइंस एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ जनरल फिलोसॉफी. In a way, he talked about human welfare only in his art. उन्होंने उसके बारे में, किसके बारे में, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताया, ओनली इन हिज बुक. समझ में नहीं आया? आ गया? याद रखना, उन्होंने किस किस के बारे में, दो चीज़ों के बारे में समझाया था. कौन सी दो चीज़ों के बारे में समझाया था? उन्होंने बताया था कि भाई ह्यूमन एफर्ट को भी पढ़ाया था, उन्होंने समझाया था, और उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी वॉज साइंटिफिक. उन्होंने मेथड जो अपनाई थी वो क्या लगाई थी? साइंटिफिक लगाई थी. वो बिल्कुल एरिस्टोटल जैसे थे. किसके जैसे? एरिस्टोटल जैसे. सिंस द टाइम ऑफ एन एडम स्मिथ इकोनॉमी वॉज स्टडी एज एन इंडिपेंडेंट साइंस. और जब एडम स्मिथ थे तो इकोनॉमिक को इंडिपेंडेंट साइंस एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ जनरल फिलोसॉफी. ये पहले इसको इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में पढ़ा जाता था. किसको? इकोनॉमिक्स को. जनरल फिलोसॉफी नहीं मानी जाती थी इसको. इन अ वे ही टॉक्ड अबाउट ह्यूमन वेलफेयर ओनली इन द बुक. और ये सिर्फ बुकों में ही ह्यूमन वेलफेयर की बातें करता था. कौन? एडम स्मिथ. सॉरी, अब देख, अब आया एल्फ्रेड मार्शल. याद रखना. पहले कौन आया था? एडम स्मिथ. उससे पहले कौन आया था? एरिस्टोटल. अब इन्होंने क्या लिखा था? एल्फ्रेड मार्शल इन हिज book Principle of Economics, published in 1890. Alfred Marshall defined economy is the study of mankind in ordinary business. उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड. मतलब अगर हम इंसान को पढ़ते हैं, है ना, वो एक बिजनेस में क्या करता है अपने लाइफ में, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स कहते हैं. क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड इन एन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट इम्प्लाइज दैट इन एवरीडे लाइफ पीपल यूजली सिक मटीरियल वेलबींग. अब ये बोलता है कि इट इम्प्लाइज दैट एवरीडे लाइफ पीपल यूजली सिक मटीरियल वेलबींग. मतलब क्या है? उसके पास आसपास जो चीज़ें होती हैं मटीरियल से वो आगे पीछे रहता है. जैसे कि लेट्स सपोज करो टीवी देख लिया, हर चीज़ आजू बाजू है. कहीं जाना हुआ तो पहले पैदल जाते थे, अब क्या है, गाड़ी से जाते हैं आराम से. तो वो मटीरियल उससे घिरा रहता है. मटीरियल वेलबींग. डज दिस डेफिनेशन आइडेंटिफाई इकोनॉमिक एज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग एंड सेक टू एक्सप्लेन हाउ वेल बींग इज अटेंड फॉर मटीरियल कंजप्शन. अब क्या हो गया? इसकी वजह से वो मटीरियल चीज़ों का, जैसे टीवी हुआ, टीवी में क्या हो गया? केबल हो गया. अब उसको क्या मुझे करना है? कंजप्ट करना है. मतलब क्या है, मैं अगर मेरी टीवी है और उस पर चैनल ही नहीं है तो मैं क्या टीवी देखूंगा? नहीं देखूंगा. अगर चैनल है तो वो क्या है, मुझे शौक होगा देखने का, तभी मैं चैनल लगाया हूँ. तो अब वो क्या कर रहा हूँ? मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? उससे क्या हो रहा है? एक्टिविटी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या जनरेट हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है. मेरे को हर महीने रिचार्ज करना है, और मैं जो रिचार्ज कर रहा हूँ वो किसको जा रहा है? उस कंपनी को जा रहा है. जो कंपनी जो है वो क्या कर रही है? मेरे यहाँ केबल पहुँचा रही है. तो बोला डज दिस डेफिनेशन आइडेंटिफाई इकोनॉमिक एज अ स्टडी ऑफ एवरीडे एक्टिविटी ऑफ एन ह्यूमन बींग एंड सिक टू एक्सप्लेन हाउ वेल बींग इज अटेंड फॉर मटीरियल कंजप्शन. मैं क्या कर रहा हूँ? मटीरियल को कंजप्ट कर रहा हूँ ना. जब मैं कोई भी चैनल को देख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मटीरियल कंजप्शन हो रहा है. दिस डेफिनेशन इज नैरो एज इट टॉक ओनली अबाउट मटीरियल कंजप्शन और मटीरियल वेलबींग, येट इट इज इंपॉर्टेंट एज इट कीप्स ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन वेलबींग जो है मतलब इंसान सही रहे, द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. अब मतलब क्या है? सिंपल सी बात है. देख, कोई भी इंसान है वो जब तक स्वस्थ रहेगा वो उतने समय तक क्या कर सकता है? अर्न कर सकता है. अगर बीमार हो गया तो क्या अर्न कर सकता है? नहीं कर सकता. तो वही चीज़ बता रहा है. क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पे, दिस डेफिनेशन इज नैरो एज इट टॉक्स अबाउट मटीरियल कंजप्शन. हम मटीरियल कंजप्ट करते हैं कुछ भी. जैसे गाड़ी है, गाड़ी क्या है? एक मटीरियल है. सिंपल सी बात है. अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक तरह का मटेरियल है. वो भी कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है. समझ में? तो मटेरियल वेलबींग, येट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप ह्यूमन वेलफेयर एट अ सेंटर ऑफ एन
ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब क्या बोल रहा है कि ह्यूमन वेलफेयर को हमें ध्यान में रखकर क्या करना है, हमें ह्यूमन एक्टिविटी करनी है। समझ में? हमें कोई भी चीज़ ऐसी बनानी है जिससे क्या हो, बुरा ना हो। किसका ना बुरा हो? ह्यूमन का। ह्यूमन मतलब इंसानों का। समझ में? पर ऐसा होता है नहीं। हमने गाड़ी बनाई, गाड़ी से क्या हो गया, गाड़ी से क्या हो गया, हमारा धुआं हो गया। धुआं होने की वजह से क्या हो गया, गर्मी बढ़ गई। और गर्मी बढ़ने से क्या हो गया, गर्मी बढ़ने से क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, यहाँ पर प्लांट सब खराब हो गए। ये साल बारिश हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? गर्मी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास बारिश भी नहीं हो रही, कम हो गई है। और उससे क्या हो रहा है, और गर्मी हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। तो वही चीज़ है। तो ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में हमारा जो है, हमें ध्यान रखना होता है। किसका? हमारा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट कौन है? ह्यूमन इम्पॉर्टेंट है। और वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा उसके ध्यान को रख कर हमें क्या करना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा है, देख, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय अ लॉयल रॉबिन्स। एनी फील्ड ऑफ साइंस डील विद द प्रॉब्लम क्वेश्चनिंग एंड इकोनॉमिक डील विद द क्वेश्चन हाउ डू एलोकेट लिमिट रिसोर्स। अब क्या बोल रहा है, देख यहाँ प्रॉब्लम क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिक डील विद द क्वेश्चन। इकोनॉमिक जो है वो सवालों से जूझता है ना। पहला सवाल वो क्या पूछता है हाउ टू allocate limited resource which have alternate use the satisfaction of recurring and unlimited human wants in order to increase the well-being in the society। अब वो क्या बोलता है, सिंपल बोलता है कि क्या बोल रहा है, लॉयल रॉबिन्स बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई कोई एक चीज़ है, लकड़ी है ना। अब इस लकड़ी का इस्तेमाल तो बहुत अलग अलग तरह से होता है। क्या अलग अलग तरह से होता है ना। इससे पेंसिल बनती है ना, इससे विंडोज़ बनते हैं, इससे फर्नीचर्स बनते हैं, इससे घर बनते हैं, है ना। लकड़ी तो लिमिटेड है, क्या है, लकड़ी लिमिटेड है, पर इसके वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ वही बोल रहा है कि डेफिनेशन इज नैरो एज इट इज टॉक ओनली अबाउट द मटीरियल कंजप्शन, यानी हाउ टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्स, मतलब लकड़ी लिमिटेड है ना, विच हैव alternate uses in a satisfaction of recurring and unlimited human wants। मतलब क्या, इससे आप, वो बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, देख, which have alternate use, अलग अलग यूज है लकड़ी के, है ना, in satisfaction of recurring use। मतलब क्या, ये पेंसिल खत्म हो जाएगी तो मैं फिर वापस एक और पेंसिल लूँगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये मेरी आखिरी पेंसिल है, हर दिन इस्तेमाल करता रहूँगा, है ना। मेरे दरवाजे टूट जाएंगे तो मैं दरवाज़ा लगाऊंगा, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, हमेशा रहने ही वाला है। तो क्या बोल रहा है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, वो तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाला ना। आज मेरे पास कार है तो कल मेरे पास क्या होना चाहिए, नई कार होनी चाहिए, अपग्रेडेड वर्जन की कार होनी चाहिए। वो हो गई तो उसके बाद क्या चाहिए, उससे अच्छी कार होनी चाहिए। तो ये क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेलबींग इन द सोसाइटी। हिंस इन 1931, है ना, लॉयन रॉबिन्स इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी gives the following definition: economic is a science which study human behavior as a relationship between the ends and the square means which has an alternate use। अब ये क्या बोल रहा है, लॉयल रॉबिन ने कहा कि इकोनॉमिक जो है वो क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमी, gave the following definition: इकोनॉमिक इज अ साइंस, एक तरह का साइंस है, which study human behavior एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड, अगर वो चीज़ खत्म हो गई है, एंड स्केयर मीन्स, स्केयर मीन्स मतलब हाँ कम हो रही है, हाँ जो कमी है, विच मीन्स विच हैज़ बिन ऑल्टरनेट यूज। सिंपल है, कम है पर उसका जो यूज़ है वो क्या है, ऑल्टरनेट है। एक तो एंड हो जाना और एक स्केयर हो जाना, है ना। तो वही, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, किसके अनुसार इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, हाँ, लॉयनल रॉबिन, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, पता है ना, है ना, बोला ना मैंने पहले, कार साइकिल होगी तो कार चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक होगी तो फिर क्या चाहिए, कार चाहिए तो उसके बाद प्रीमियम कार चाहिए, प्रीमियम कार से भी मस्त तो चाहिए, फिर ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो वो क्या बोला था, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मोस्ट वांटेड कीप ऑन रिकरिंग।
ऑन द अदर हैंड रिसोर्स विच हेल्प इन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, है ना। वो चीज़ तो है, मतलब वुड्स जो था, लकड़ी जो थी वो तो क्या थी, लिमिटेड थी, पर वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। एंड देयर ऑल्टरनेट यूज, और उसके जो, अगर मेरे पास वुड है तो उसके तो ऑल्टरनेट यूज भी तो है। Hence, economic must deal with the problem of allocation of scarce resource in a satisfactory of human wants to the maximum possible extent, है ना। allocation of scarce resource in a satisfaction of human wants। अब मतलब उस चीज़ को मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं ताकि सबके wants क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ह्यूमन wants to be maximum possible extent, मैं फुलफिल कर सकूं। According to the Robbins, economics is a positive science and does not prescribe how things should be. It studies how human beings behave and does not deal with how they should ideally behave. समझना अंतर है, क्या अंतर है? हाँ, it studies हम कैसे बिहेव करते हैं, है ना, एंड डज नॉट डील विथ हाउ दे शुड आइडली बिहेव। हमें एक्चुअल में कैसा बिहेव करना है उससे कोई लेना देना नहीं है, हम बिहेव कैसे करते हैं उससे लेना देना है। हिंस इकोनॉमी डज नॉट डील विद द नॉर्म्स एंड दस इट इज नॉट नॉर्मेटिव साइंस। मतलब कि नॉर्मली बिहेव नहीं करते हम लोग कोई भी चीज़ को देखकर, समझना। ऐसे नहीं हुआ कि भाई हम एकदम अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, नहीं, हम एक्साइट हो जाते हैं, हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं जब गुस्सा आता है, तो समझना। तो इसीलिए उन्होंने ये बात बोली। अब क्या आया, अब कौन आया, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय सैमुअलसन, है ना। इन हिज बुक, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, पब्लिश्ड इन 1947। उनके अनुसार सैमुअलसन डिफाइन इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पीपल, हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग। सिंपल सी बात है, मेरे पास 4 फ़ोन है, मार्केट में 4 फ़ोन मिलते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई सैमुअलसन ने कहा कि ये 4 फ़ोन है, अगर मैंने ये चूज़ कर लिया तो ऑटोमेटिकली मैंने पैसे 4 में से एक कंपनी को दे दिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये डिपेंड करता है किस पे आप चूज़ क्या करते हो, किस पे डिपेंड करता है, हम चूज़ क्या करते हैं। हमने अगर इस कंपनी को चूज़ किया तो कंपनी के पास हमारे पैसे चले गए। तो यहाँ क्या बोल रहा है वो, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ एंड हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्स दैट कुड हैव alternate use to produce various commodity over time and distribution them from consumption now or in the future among various persons in the society. It analyze cost and benefit of improving pattern of a resource allocation. Hence, Samuelson talk about choice, allocation of scarce resource. क्या बोला, सैमुअलसन ने बताया चॉइस, हमारे पास चॉइस क्या है, हमें एलोकेशन कैसे करना चाहिए, मतलब हमें पैसे कैसे बांटने चाहिए, और स्केयर रिसोर्स कौन सी चीज़ कम है, एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट, हमें क्या करना चाहिए, कॉस्ट का इवोल्यूशन करना चाहिए कि भाई क्या ये चीज़ बिक रही है तो वो सही दाम पे बिक रही है, एंड बेनिफिट ऑफ डूइंग सो, और वो खरीदने का हमें हाँ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। ये किसका था, सैमुअलसन का था। ये सारी चीज़ें किसने बताई थी, सैमुअलसन। हमें क्या करना है, पॉइंट्स बना लेने हैं। कैसे बनाने हैं, पहले हमें चाणक्य से शुरू करना है, उसके बाद क्या करना है, एरिस्टोटल, उसके बाद एडम स्मिथ, एल्फ्रेड, लायनल रॉबिन, और फिर पॉल सैमुअलसन। हमें इतने का ऐसे पॉइंट्स बना लेना और 2-2, 3-3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, है ना। ऑल डेफिनेशन इन द वे कॉमनली पॉइंट आउट दैट इकोनॉमिक स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। अब इससे सारे ने क्या बोला कि इकोनॉमिक क्या करता है, ह्यूमन के बारे में, हाँ, इज पॉजिटिव इन नेचर, है ना, क्या बोला है, और ये क्या लिखा है, adopt scientific methods and methodology and does it is called social science। इसे क्या बोल दिया, सोशल साइंस। इसलिए इससे पहले हम किस में पढ़ रहे थे, इसको सोशल साइंस में पढ़ रहे थे, है ना, सोशल स्टडीज़ में पढ़ रहे थे। अब इसका इम्पोर्टेंट, अब ये शुरू हो रहा है एक्चुअल। अब बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब क्या, समझ बात को, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमें फ़ायदा हो, मतलब जिसमें हमें पैसे मिले, तो वो क्या है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जिसमें हमें पैसे ना मिले उसमें सिर्फ वेलफेयर कर रहे हो हम इंसानों का, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन भी परफॉर्म सेरेब्रल एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे, है ना। दे मीट फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम इन शॉप, engage in political discussion, watch television and film, and do more and much more. But all activity are not the subject matter of economic study only in the economic activity. Hence it is important to understand the meaning of economic activity, है ना। economic activity क्या बोला है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी परफॉर्म विद द पर्पस ऑफ गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब मुझे वेल्थ मिले इन द फॉर्म ऑफ इनकम, इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड, मैंने ये दिया उसने वो दिया, जो मुझे जरूरत थी वो मिल गई, सर्विस एंड फैक्टर एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट अबाउट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्टेन टू पर्पस ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक्स गेन, है ना। सिंपल सी बात बोल रहा है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, पर्टेन टू पर्पस टू मेकिंग इकोनॉमिक गेन, मुझे क्या है, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मेरा वेल्थ बढ़ना चाहिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ सम ऑफ वांट, अब मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मेरे वांट्स क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ईटिंग इन द रेस्टोरेंट, है ना, सेटिस्फाई नीड्स बाय एन इनकरिंग एक्सपेंस, मतलब क्या है, मुझे भूख लगी है, मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, उस रेस्टोरेंट वाले को पैसा मिल रहा है, मिल रहा है ना, उस रेस्टोरेंट को पैसा मिल रहा है, मेरी वांट्स क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। वॉचिंग मूवी इन द थिएटर, इनकॉर एक्सपेंसेस टू गेट एंटरटेनमेंट, है ना, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए और वो मुझे क्या दे रहा है, पिक्चर दिखा रहा है, तो मेरा होगा। वॉक इन वन ओन फार्म टू एक्सटेंड लेबर एंड गेट आउटपुट, सिंपल सी बात है, अगर मेरा फार्म है, क्या मेरा फार्म है, खुद का फार्म है, तो मैं अगर उसमें वर्कर को पैसे देकर काम करवा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आने वाले 2 महीने में मुझे क्या होने वाला है, अगर मैं जो ग्रेन होंगे, जो फ्रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, उससे मुझे फ़ायदा मिलेगा, इसकी वजह से क्या है, वो मेरे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। गेट एम्प्लॉयड इन स्कूल टू टीच, प्रोवाइड सर्विस एंड गेट अ सैलरी, द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर प्लेंटी, है ना, एक्टिविटी टू फुलफिल द ऑफ अ रिक्वायरमेंट थ्रू अ ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। पहले वाले में क्या हुआ था, देख, पहले वाले में क्या हुआ था, मुझे भूख लगी थी, उसने मेरे वांट्स को, मेरे भूख को क्या किया, सेटिस्फाई किया, और उसके एवज में रेस्टोरेंट वाले को क्या मिला, पैसा। दूसरे वाले में क्या हो रहा था, दूसरे वाले में मुझे एंटरटेनमेंट, मैं बहुत तरह से क्या हो गया था, फर्स्ट्रेट हो गया था या कुछ हो गया था, है ना, बहुत काम कर रहा था, मैं फर्स्ट्रेट हो चुका था, तो मेरे को ऐसा लगा कि ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक करने के लिए मैं क्या गया, पिक्चर देखने गया, और पिक्चर देखने में मेरे को एंटरटेन किया उसने, है ना, मैं सारे अपने दुख दर्द भूल गया। मुझे क्या चाहिए था, किसी भी हालत से क्या करना चाहिए था, मुझे डिस्कनेक्ट होना था, किससे, लाइफ से, तो मैंने क्या किया, एंटरटेन होने गया, 2.5 घंटे एंटरटेन हुआ, उसके एवज में मैंने उस थिएटर को क्या दिया, पैसे। वर्क फार्म में मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर मैं फार्म में आज 10 रुपये खर्च करूँगा तो 2 महीने बाद वो 100 रुपये हो जाएंगे, तो वो भी मेरे लिए क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, मेरे लिए भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, और जो लेबर मेरे लिए काम कर रहा था उसके लिए भी क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैंने उसको पैसे दिए, उसके घर में क्या होगा, वो जाएगा और कुछ खरीदेगा और अपने घर में क्या करेगा। गेट एम्प्लॉयमेंट इन द स्कूल, अब मैं स्कूल का टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो उससे मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, और सैलरी मिलने की वजह से क्या होगा, मेरे घर के जो है, मेरे घर के लोग क्या करेंगे, पैसे खर्च करेंगे ना, मैं खर्च करूँगा ना, तो वो क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा पैसा, इसलिए। फार्मर, लॉयर, टीचर, एक्टर, है ना, गवर्नमेंट, ऑल परफॉर्म एक्टिविटी। द फॉलोइंग चेन ऑफ एन एक्टिविटी इज another example to clarify the meaning of economic activity. A farmer need a motorcycle. In order to earn income to pay for a motorcycle, she work in a farm. मतलब क्या, उसे मोटरसाइकिल चाहिए, और मोटरसाइकिल पता है कि मोटरसाइकिल क्या करेगा, मुझे अगर मैं कुछ करूँगा तभी मैं क्या करूँगा, वो ले सकता हूँ, तो वो क्या करेगी, वो जाके फार्म में काम करेगी।
फार्म एंड सेल द आउटपुट फॉर मनी। और फिर जो उसका आउटपुट है उसके एवज में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। द सेलर ऑफ मोटरसाइकिल हु अर्न मनी बाय सेलिंग द मोटरसाइकिल स्पेंड इट टू फुलफिल सम अदर वांट्स। और उसने क्या किया, अपना जो एक्टिविटी है उसको सेल कर दिया है, किसके एवज में, पैसे के एवज में। अब वो क्या करेगी, फार्म में काम करेगी, पैसा मिलेगा और उस पैसे से क्या करेगी, मोटरसाइकिल खरीदेगी। अब वो यहाँ बता रहा है, यहाँ वो बता रहा है कि भाई मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, एक्टिविटी विच परफॉर्म विदाउट द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ एन obtaining economic gain is called non-economics activity. It does not involve exchange of benefits on both sides of the transaction. समझ में? अब ये क्या बोल रहा है, देख उस केस में क्या था, फार्म, देख वो लड़की वाला एग्जांपल दिया उसने, क्या बोला कि लड़की जाएगी फार्म में काम करेगी, उसको पैसा मिलेगा। तो फार्म को क्या फ़ायदा था उसमें, पैसा मिलेगा। फार्म को पैसा नहीं, फार्म को वर्क करने की ज़रूरत थी। तो फार्म में अगर वर्क करेंगे तो वो 2 महीने बाद उसको पैसा मिलेगा, ग्रेन्स बेचकर मिलेगा ना उसमें। और वो जो मालिक था उस किसका, उस फार्म का, उसने उसको पैसे दिए, क्यों, क्योंकि उस लड़की को ज़रूरत थे। हाँ, तो फ़ायदा इसको भी था और फ़ायदा किसको था, फार्म के मालिक को भी था। पर नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, उसमें दोनों को फ़ायदा नहीं होता। हाँ, तो बोला है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ऑन द बोथ द साइड्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल एक्टिविटी और एक्टिविटी विच आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन एंड compassion extra. This activity involve cost, but this cost are not incurred to get monetary economic benefit in exchange. उसमें क्या है, कोई मुनाफा नहीं सोचकर, वो सिर्फ ऐसे कर दी जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। अब माइक्रो मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब बहुत बड़ा। बोल रहा है कि इकोनॉमिक एनालिसिस इज डन टू स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट एज वेल एज स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल। हिंस for the purpose of analysis, the entire study of economics is classified in two: microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is the study analysis of an individual unit of an economy. अब क्या बोल रहा है, माइक्रोइकोनॉमिक मतलब क्या होता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो वो क्या हो गई, माइक्रो हो गई, माइक्रो हो गई, क्या हो गई, माइक्रो हो गई। इट स्टडी द रैशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक यूनिट की बात करूं तो वो क्या हो गई, माइक्रो हो गई, है ना। एक छोटी सी यूनिट की बात करूंगा तो वो इंडिविजुअल, माइक्रो हो गई। माइक्रो स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज यूज द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजंस। अब वो क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि भाई एक इंडिविजुअल फैक्ट्री जो है वो कैसे डिसीजन लेती है, एक इंडिविजुअल फैक्ट्री जो है वो कैसे डिसीजन लेती है, इंडिविजुअल फैक्ट्री। और ग्रुप ऑफ फैक्ट्री हो गई तो वो क्या हो गया, मैक्रो में चला गया, किस में चला गया, मैक्रो में चला गया। तो माइक्रो स्टडीज दैट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज यूज द प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालाइज हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजन। द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज द कंज्यूमर, दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज द फर्म, and that of the labor market is labor. According to the state example, subject of price determined by the product in a market, equilibrium output levels for a firm, marginal productivity, wage determination of the labor as a factor of the production are studied in the macro. मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है माइक्रो में, सब्जेक्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब कोई भी चीज़, अगर ये पेन है, ये पार्कर की पेन है, तो ये पार्कर की पेन का जो वैल्यू है वो कितना है, 500 रुपये है, वो कैसे डिसाइड हुआ, समझ में। तो क्या बोला, सब्जेक्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अ मार्केट, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल फॉर अ फर्म। मतलब इस तरह का आउटपुट निकालें जिससे क्या हो जाए, फर्म को कभी भी क्या ना हो, नुकसान ना हो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए, कम से कम होनी, मतलब मार्जिनल, मतलब इतनी हो जानी चाहिए जिससे क्या हो, वो फर्म जो है वो क्या हो,
अच्छी तरह से चले। एंड वेज डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, अगर एक पर्टिकुलर एक इंसान है तो उसे कितना हमें क्या देना है, पैसे देने हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो कितना प्रोडक्शन करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, आर स्टडीड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज सेट साइंटिफिक प्रिंसिपल शोइंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। देखना माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्या कर रहा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल शो करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इशू विच इमर्ज फ्रॉम एन एंटायर इकोनॉमिक सेटअप। देख माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इमर्ज होता है एंटायर इकोनॉमिक सेटअप, जो भी इकोनॉमिक सेटअप मतलब कि जो छोटे छोटे चीज़ें होती है ना, सेटअप मतलब शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से होती है। सिंपल है, इंडिविजुअल यूनिट जो होंगे वही एक क्या करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक को बनाएंगे ना, तो इसलिए बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो किससे शुरू होती है, एंटायर सेटअप एंड इम्पैक्ट द एंटायर इकोनॉमिक सेटअप। और इसकी वजह से जो है माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो क्या आती है फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। अब बोल रहा है क्या बोला है, हमारी जो देश की जो इनकम है वो भी जो है वो किससे डिपेंड होती है, माइक्रो इकोनॉमी में। अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है उसी पर डिपेंड करती है। अगर ये यूनिट्स बंद हुए, माइक्रो इकोनॉमिक्स बंद हुए, इंडिविजुअल यूनिट बंद हुए, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो जाएगा, अगर ये अच्छी तरह से चली तो ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, और अगर अच्छी तरह से नहीं चली तो क्या होगा। एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ एन पॉपुलेशन एंड ट्रॉपिक स्टडीज अंडर माइक्रो। एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं, एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन एंड ट्रॉपिक स्टडी इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज हैज़ हेल्प टू गिव अ प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, रिसोर्स हमारे पास क्या है उसे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसको बताता है। टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, हम कैसे इनकम, नेशंस की इनकम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हम गरीबी को कैसे, मतलब बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं। पॉवर्टी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब कि जो महंगाई है कैसे कम कर दें या उसको मेंटेन करके रखें, एंड सो ऑन। ये किस में काम करता है, माइक्रो। और ये क्या था, माइक्रो, यहाँ माइक्रो होना चाहिए था। However, the behavior of individual economic unit impact the microeconomic। अब सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट अगर पर्टिकुलरली एक फैक्ट्री हमेशा क्या करती है, बहुत एक फैक्ट्री मिलकर ही क्या बनता है, मैक्रो बनता है। क्या बनता है, मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर एंड द माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर इम्पैक्ट द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अब यहाँ बोल रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक। इन इकोनॉमिक एनालिसिस or in a study of economic information can be represented in the following three ways: descriptive manner, by the way of data table, by the way of graph। हम बोल रहे हैं कि descriptive manners में बना दो, by the way of data table बना दो, या graph बना दो। For instance, the description of relations between the price of the commodity and the demand is stated on when price of the commodity fall, इट्स डिमांड एक्सपांड एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है, कोई भी, अभी देखो पिछली साल क्या ज़्यादा था, पिछले साल ओनियन का रेट बहुत ज़्यादा था तो उसकी डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। अभी क्या हो गया है, आलू का डिमांड, पोटैटो जो है क्या है, पोटैटो का जो प्राइस है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उसकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। प्याज की डिमांड क्या हो गई है, क्योंकि प्याज का दाम जो है, ऑनियन का दाम जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है अभी, तो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू आलू से। तो दिस कैन बी शोन मेयरली बाय द रिप्रेजेंटिंग अ डेटा टेबल शोइंग अ कंज्यूमर विलिंगनेस टू डिमांड अ कम्युनिटी एट अ डिफरेंट प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। दिस इज शोन बिलो। अब यहाँ बोल रहा है प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी कितना है, 20 रुपया है, डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी क्या है, 20 रुपया है। अगर उसी चीज़ का मान लो कि ये ओनियन है ना, क्या है, ऑनियन है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऑनियन का दाम 20 रुपया था तो हम कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे, मान लो कि हम 1 kg का दाम जो था 20 रुपये था। अब अगर उसका दाम 15 रुपये हो गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़कर 40 हो जाएगी, और अगर 10 रुपये हो गया तो 60 हो जाएगी, और अगर कम हो गया तो 80 हो जाएगी। Thus the table also represents the same fact that
एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल द डिमांड इज एक्सपांड। अब यही चीज़ जो है वो यहाँ उन्होंने ग्राफ से प्लॉट की है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है इस उसमें आपको प्राइस जो है वाई एक्सिस पर रखना है और डिमांड जो है डिमांड ऑफ द यूनिट दूसरे में क्या रखना है। हाँ, यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें दी हुई है। डिमांड ऑफ द यूनिट जो है, डिमांड ऑफ द यूनिट जो है वो हमें, डिमांड ऑफ द यूनिट ये रही, मतलब ये एक्स एक्सिस पर जाएगा और ये किस पे जाएगा, ये वाई एक्सिस पे जाएगा। और फिर हम इसको दोनों को प्लॉट कर देंगे, है ना। The curve in the diagram 1.1 is represented by the data given in the table above, given in the page 4 in that form of a graph. This curve slopes downwards from left to the right, showing that when the variable of y-axis, which is price of a commodity in that price, falls, the variable of x-axis, which is the demand of the commodity in the unit, extend economic study relationship between various economic parameters, and hence a cause effect relationship can be expressed by a way of such graphs. यहाँ पे सिंपल सी बात बता रहा है कि भाई जैसे जैसे दाम बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या थी, कम थी। जैसे जैसे दाम कम होते चले गए क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, बढ़ती चली गई। अब यहाँ बोल रहा है इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अब देख, सबसे पहली बात तुझे लर्न कैसे करना है समझना, सबको मैं बता रहा हूँ, जो ये देख रहे हैं वीडियो उनको बताना चाहूँगा। लर्न कैसे करना है, आपको ये जो पॉइंट है उसे लिख लेना है और उसके सारे ये ब्लैक वाले पॉइंट्स जो ना वो हमें याद कर लेने हैं। सबसे पहले ये पॉइंट लिखेंगे। अगर इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बोला तो ये चले पहले 4 पॉइंट याद कर लो, उसके बाद अंदर का याद करना है, समझना। अगर तुझे ये बोला है तो पहले इसके अंदर के सारे पॉइंट्स 8.1, 8.2, 8.3 याद कर लो, उसके बाद फिर अंदर पढ़ने जाओ, है ना। तो यहाँ बोला है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट ऑफ कंफर्म अ प्रिंसिपल, फिलोसॉफी ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जर्व ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल्स इन इकोनॉमिक स्टेब्लिश प्रिंसिपल एंड थियरी। प्रिंसिपल बनाता है और थियरीज बनाता है। टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सच थियरी इन रियल लाइफ at different times and place, information for the real life activity at such different times and place is necessary। हम जो भी थियरी बनाते हैं उसे हमें क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है रियल लाइफ में, और वो करना ज़रूरी होता है। सच डिफरेंट टाइम्स और प्लेस की ज़रूरत पड़ती है ना। अगर कोई चीज़ शहर में होने वाली है तो हमें उसको लिए क्या चाहिए होगा, शहर ही चाहिए होगा। गाँव में वो एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है ना। सच इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय द presented in a qualitative terms with a help of statistical tool. For example, statistical data on rainfall and agriculture production in the region at one time or a different time helps to understand the cause. अब जैसे जैसे है agriculture production in the region of one time or at a different time helps to understand the cause, और वो हमें cause बता सकता है कि भाई बारिश की क्या वो है, rainfall बता सकता है। Effect rainfall between the relationship between the rainfall and agriculture production which economic theory has already estimate है ना, established है, हाँ established है, सॉरी, हाँ। तो इसमें क्या है, established है मतलब क्या है, हमें सिंपल सा बात बता दिया गया है कि अगर अच्छा रेनफॉल होगा तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, और अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कि क्या नहीं हुआ था, रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ था। Likewise, data on a price of a commodity and its demand can help to confirm the theoretical relationship between the established by the economic between the two। मतलब क्या है, ये बता रहा है कि भाई ये सब जो है वो रिलेशंस पता होते हैं, और यही सब चीज़ें जो है वो हमें क्या होती है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से पता चलती है ना। अगर इंडिया में डिमांड रही तो डिमांड याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, डिमांड तभी ज़्यादा होती है जब हमारे यहाँ के किसानों की इनकम बढ़ती है, तो डिमांड इंडिया में अपने आप आ जाती है, और वो इससे पता चलता है, किससे, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट और कंफर्म ऑफ प्रिंसिपल। गिव एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर। With the help of the economic data, we can obtain an idea of an direction and magnitude of a change in an economic parameter। मतलब इकोनॉमिक पैरामीटर जो है वो क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं,
For example, we can know how sales revenue of a particular firm is changing. और कि सिंपल सी बात है, अगर आज हम मोबाइल कंपनियां की देखें तो उनकी जो वो हैं, जितनी भी कंपनियां जो हैं वो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है, उनकी सेल्स बढ़ रही है। और जो पर्टिकुलर दुकान थी, रिटेल स्टोर थे, उनकी डिमांड जो है वो क्या हो गई है, रुक गई है। क्यों रुक गई है? क्योंकि कोई भी इंटरनेट से जुड़ी चीज़ थी, वहाँ सेल्स होना बहुत आसान हो गया। और रिटेल वाले जो हैं वहाँ पे सेल्स हम वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ कैसे मंगवा रहा है, ऑनलाइन मंगवा रहा है। क्या मंगवा रहा है? ऑनलाइन मंगवा रहा है। इसकी वजह से यहाँ वही चीज़ बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नो दैट हाउ सेल रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म इज चेंजिंग। समझ में आया? अगर आप बोलेंगे तो डीमार्ट के सेल्स जो है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि ऑनलाइन की ज़्यादा खरीदी। हाँ, ऑनलाइन की खरीदी जो है वो दुगनी हो गई है। तो वही चीज़ बता रहा है कि सेल्स रेवेन्यू है डिमार्ट को मान लीजिए उसकी पर्टिकुलर फर्म की जो है वो चेंज हो गई है। और वी कैन नो दैट द ट्रेंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इन द नेशन। और हम ट्रेंड इन द, अब जितनी भी चीज़ें हैं वो कहाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट कहाँ ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर जो भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ी होगी, जो डिलीवरी करती होंगी कंपनियाँ, उनकी जो है वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वी कैन नो दैट द ट्रेंड ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर इंस्टेंस, we can say that the share of agriculture is falling in the national income, or supply of money is rising in the economy. Such data helps individual unit to make appropriate decision to increase their benefit and helps the government in making an appropriate economic policy. और इसकी वजह से हमारा जो पूरा शिफ्ट है, हमारी इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से किस तरफ जा रही है, तो वो सर्विस सेक्टर की तरफ जा रही है। किस सेक्टर की तरफ जा रही है? शिफ्ट हो रही है, सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शिफ्टिंग हो रहा है। पहले हमारे इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर ड्रिवन थी। क्या थी? एग्रीकल्चर ड्रिवन थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता था? एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब वो शिफ्ट हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है? सर्विस सेक्टर में, है ना। टू मेक कंपेरेटिवली स्टडी ईजी, इन एप्रोप्रिएट statistical data are obtained, then comparison of a parameter over a different time period across region and across nation can be made. हम अलग अलग समय पे क्या करते हैं, उस डेटा को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय क्या हो रहा था और इस समय क्या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंपेयर आवर रेट ऑफ इंडियन नेशनल इनकम 1951 to 2015. We can also compare Indian microeconomic parameters like per capita income, inflation with those of the other country like USA and UK and China. To make precise representation of facts, sometimes facts about economic parameter can be represented more clearly with the help of statistical data and graph showing inflation, agriculture production, regional disparities in income. Regional disparities income का मतलब होता है जो हमारे जैसे गुजरात है, चंडीगढ़ है, मतलब पंजाब है, और ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ जो है वहाँ जो इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, वो क्या है, ज़्यादा है। और अगर हम बिहार चले जाएं, यूपी चले जाएं, वहाँ क्या है, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जो है वो क्या है, कम है। तो ये बोल रहा है डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, मतलब क्या है, भेदभाव है किस में, इनकम में। कैन गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ देयर ट्रेंड एज कंपेयर टू व्हाट डिस्क्रिप्शन इन words can do. Thus it can be easily understood by the lay person. इसे समझा जा सकता है। Some requisites aspects of collecting statistical information and representing it is in diagram, graph and chart. Statistical information can be represented in the form of diagram, chart or graph. These are helpful in explaining some economic principle, trend and relationship in a simple and suggestive manner. Such a representation also become attention catching. While construction such as diagram, the following particular must be carefully considered. अब याद रखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको याद करना है तो पहले ये याद कर लीजिए, उसके बाद आप इसकी जो 3 पॉइंट्स हैं
आपके ये जो 3 पॉइंट्स हैं उसे याद कर लीजिए, उसके बाद फिर अंदर याद कीजिएगा, आपको ज़्यादा बोल रहा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, है ना। अब हमें वो जो डेटा मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है ना। द सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल, मतलब जो जहाँ से मिल रहा है वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लोगों ने बना दिया और आपने उसका क्या कर दिया, एस्टिमेट निकाल लिया, है ना। ऐसा होना चाहिए कि इंडिविजुअल से आपने पूछा हो कि आपको कौन सा, अगर आपको पूछना है तो आपको ये पूछ सकते हो कि भाई आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, तो आप लोगों से पूछ कर आया हो और वैसा डेटा मिलेगा तो आपको जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी। क्या मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी। द सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड एंड टू एंश्योर द एक्यूरेसी। For instance, to obtain information regarding the growth and development parameters in India, Economic Survey of India and data provided by the Central Statistical Organization is a reliable source। और जो हमारी जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिलायबल सोर्स से हमें क्या देती है, डेटा देती है। टू ऑब्टेन कंपैरेटिवली डेटा फॉर सच पैरामीटर ऑफ अ डिफरेंट country of the world, World Development Report is reliable and universal accepted source। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो रिलायबल सोर्स है, किसका, डेटा का, इंफॉर्मेशन का। क्या बोला है, क्लियरिटी रिगार्डिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हेन देयर इज अ केस, डिपेंडेंट मतलब कोई भी चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिपेंड करती है दूसरे पे, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, है ना, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बोल रहा है, when there is a case effect relationship between variable, then the case variable is treated as independent variable। क्या बोल रहा है, when there is a cause effect relationship between variable, then the cause variable is treated as an independent variable। मतलब आपको मैं बता दूं, कोई भी चीज़ होती है, मतलब ये एक्स एक्सिस जो होता है क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ लेते हैं वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, और यहाँ पे जो भी चीज़ आती है वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। एंड द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल इज ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू आर डिपेंडेंट ऑन द value of an independent variable। in such a relationship the data pertaining to independent variable must be represented on, बताया जो क्या बोला, कहाँ पे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे होना चाहिए, एक्सेस एंड डाटा pertaining to be the independent variable must be represented on y axis। for instance, if we are examining the relationship between the rainfall and agricultural production is a region, then the rainfall is an independent variable। सिंपल है, रेनफॉल का तो कोई लेना देना नहीं है, है ना, एग्रीकल्चर का लेना देना है, किससे, रेनफॉल से, इसलिए हम रेनफॉल को किस पे लेंगे, हाँ एक्स पे लेंगे, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को वाई पे लेंगे। समझ में आ रहा है ना। इफ वी आर एग्जामिनिंग प्रोडक्शन ओवर अ डिफरेंट टाइम पीरियड, देन टाइम पीरियड आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम कोई भी टाइम को ले रहे हैं तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, क्योंकि वो तो अपने आप, आज तो यहाँ पे है, 1 घंटे बाद अपने आप बदल जाएगा। एंड द प्रोडक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन इकोनॉमिक इन द लॉज ऑफ डिपेंड, हाउएवर प्राइस विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड डिमांड विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई एक्सिस। यहाँ बोला इन इकोनॉमिक इन द लॉज ऑफ डिमांड, लॉज ऑफ डिमांड में बदल जाता है, याद रखना। क्या याद रखना, यहाँ ये एक अलग चीज़ है, यहाँ बदल जाता है, यहाँ सेम रहता है, पर अगर लॉज ऑफ डिमांड है तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा वाई एक्सिस और डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे वही समझाएगा। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट scales in order to obtain systematic graphs and clarity of appropriate size, proper scales must be taken on both the axes। Scales are measured, taken and represent actual data in a diagram। if actual data is too large, says 000 or in that 00000, then such data cannot be directly represented in chart, है ना। अब बोला इतना बड़ा बड़ा चार्ट होगा तो उसे हम चार्ट में नहीं लग सकते, तो हम उसको करेंगे क्या, hence
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कन्वर्टिंग इट एंड, तो हम क्या करेंगे, मेजर में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम क्या बोलेंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर, अगर मेरे पास 5000 हो गया, 50,000 हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा कि 1 सेंटीमीटर कितना है, 10,000 10,000 है। तो मेरे को कितने का ग्राफ बनाना है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर का ग्राफ बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 ईयर एंड सो ऑन। सच स्केल्स आर टेकन ऑन द बोथ एक्सिस। ऐसा में अब यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा एंड कैन बी रिप्रेजेंट in a different types of graphs and diagrams. Diagrams showing a linear and non-linear relationships are commonly used in economics. The demand curve is one of the such diagrams. Some other types of chart, graph, diagrams are used frequently in economics. Are bar diagram, पता है ना, बचपन में पढ़ा था, आता था। क्या है, ग्रुप्ड बार डायग्राम और पाई डायग्राम। बार डायग्राम, अ बार डायग्राम also known as बार चार्ट। क्या, बार चार्ट और बार ग्राफ इज अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट grouped data with a rectangular bar and length proportional to the values which they represent. For example, production of wheat in India. अब उसने क्या बोला, 1971 में कितना था प्रोडक्शन, है ना, 1981 में इतना था। हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। अब इसको हम पूरा क्या करेंगे, ईयर है, टाइम है, टाइम को हम क्या करेंगे, एक्स में डाल देंगे और प्रोडक्शन को हम वाई में डाल देंगे। और फिर हमें पता है कि भाई ये ग्राफ हमें इस पर प्लॉट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 100, मतलब हर एक 1 सेंटीमीटर पर 10 ले लेंगे। और 1 सेंटीमीटर पर 10, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 0.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टन ले लिया, है ना। तो ऑब्वियस है हमारा हो जाएगा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, है ना। Group cluster bar diagram. This chart are used when the dependent variable is grouped in more than one category, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, 1951 में, है ना। ये रहे हमारी लिटरेसी रेट गुजरात की, किसकी, गुजरात की लिटरेसी रेट कितनी है, मेल्स की 30 है, फीमेल्स की 12 है, 12.79 है। 1961 में कितनी है, 48 ऐसे करके हमें दे दिया गया, है ना। और ये दे दिया गया टोटल, है ना, टोटल दे दिया। अब यहाँ बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी want to examine the literacy rate for a different year in Gujarat, we can use the graph bar chart to show males, female and total literacy rate as 3 category in one group for 1 year. Bar of each category can be shaded or colored differently, है ना। अब इसने क्या किया है, मेल, फीमेल और तीनों का ग्राफ एक साथ है, क्या कर दिया, तीनों का 1951 टाइम है, टाइम यहाँ आया और परसेंटेज है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियस है हमने सारा बनाया अच्छी तरह से और उसको प्लॉट कर दिया। तो कितना था 1951 में, है ना, 1951 में कितना था, 13.17, तो हमने इसको 30.17 बना लिया। फीमेल का कितना था, 12.79, ये रहा बना दिया। और इन तीनों को अलग अलग डिज़ाइन ले लिया, इसको ऐसा डिज़ाइन, इसको ऐसा डिज़ाइन, इसको ऐसा डिज़ाइन, और उसको प्लॉट कर दिया। इसको क्या कहते हैं, ग्रुप डेट क्लस्टर्ड बार डायग्राम। और ऐसे करके कितने क्लस्टर बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ग्राफ बना लिए। तो इसी को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया इसको, डेटा इन अ ग्रुप क्लस्टर बाय डायग्राम। अब देख, अब इम्पॉर्टेंट है पाई डायग्राम। अब ये हमारा इंडिया का जो है, ये इंडिया का वो है, क्या है, हाँ, इंडिया की इकोनॉमी का वो है कि कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो बोला अ पाई चार्ट इज एन सर्कुलर statistical graph which is divided into a sector to illustrate the numerical
proportion of data. The numerical data is proportionality converted into a degree in a circle. इसे सर्कल में रखेंगे and sectors are formed considering those degree. For example, the share of a different sector in India national income can be shown in the pie chart. हो गया. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 13.9, ये कितना करता है 26.2, और ये कितना करता है, 39.9. आया समझ में. हाँ, सिंपल सी बात है. अब इसमें कैसा है, does numerical information can be explained in data simple manner. with the help of graph, है ना. with the help of graph हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब इम्पोर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. अब इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्या है. इन अ मॉडर्न वर्ल्ड ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स ऑफ ह्यूमन नीड्स हैव बिकम इकोनॉमिक गुड्स ओइंग टू इंक्रीज यूज्ड एंड स्केर्सिटी. क्या बोल रहे हैं, ओइंग टू इंक्रीजिंग यूज्ड. अब क्या है, हम बहुत तेज़ी से चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से कमी हो रही है. एंड डज ऑल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आर इंक्रीजिंग बिकमिंग ह्यूमन एक्टिविटी, है ना, वो बढ़ती चले जाए. हिंस द रेवेलेंस ऑफ इकोनॉमिक एज अ फिलोसॉफी एज वेल एज साइंस इज इंक्रीजिंग. अब इसकी वजह से रेवेलेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ फिलोसॉफी, ये क्या हो गई है, मानसिकता हो गई है हमारी, फिलोसॉफी हो गई है ना, हमारे सोच पे डिपेंड करने लगी है. क्यों, क्योंकि हमारी चीज़ें नीड्स पे डिपेंड कर रही हैं. तो फिलोसॉफी एज वेल एज साइंस इज इंक्रीजिंग इन ह्यूमन लाइफ. इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी and the states while managing everyday activity, है ना, and scientific theory and principle guiding professionals decision making. Understanding everyday behavior. It is useful in understanding everyday behavior of human being, society and state while managing routine tasks. Economics helps in understanding everyday behavior in the following way. अब ये हो गया हमारा पहला. अब याद रखना है, इसे लिखेंगे और इसके सब पॉइंट्स ये रहे हमारे ये दो. अब ये बोल रहा है कि भाई कैसे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट, कैसे बिहेवियर पता, अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग. तो पहला बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स. सम इंटरनेशनल इवेंट्स इफेक्ट्स लाइव्स ऑफ इन पीपल इन सेवरल कंट्री लाइक यूएसए, रशिया, चाइना एक्सेट्रा. अब ये क्या बोला, जैसे कि एप्पल लॉन्च हो गया, है ना, एप्पल लॉन्च हो गया, या गूगल ने कोई नई एक्सटेंशन ला दी, या कोई नया ऐप आ गया, तो ऑटोमेटिकली वो ऐप क्या करता है, हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है कि नहीं कर देता है. तो वही चीज़ बोल रहा है कि भाई सम इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं लाइव्स ऑफ द पीपल, वो क्या करते हैं, बदल देते हैं. पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इम्पैक्ट ऑफ अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट ऑन देयर ओन कॉस्ट ऑफ लिविंग. अब फिर क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हो गई, अब क्या हो गया कि प्रोडक्शन किसका, क्रूड ऑयल का कम हो गया. क्या हो गया, कम हो गया. तो क्या होगा, दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. दाम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे देश में सब चीज़ जो है वो किससे चलती है, क्रूड मतलब कि तेल से चलती है ना. तुम्हारी तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी सबकी तो गाड़ी किससे चलती है, तेल से चलती है. जब उसका दाम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो गुड्स हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या हो जाएंगे, उनके भी रेट बढ़ जाएंगे. तो इसकी वजह से वो क्या करेगी, हमारे को इफेक्ट करेगा. मतलब इन्फ्लेशन में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट आएगा और वो चीज़ हमें महंगी होती हुई दिखाई देगी. तो बोल रहा है पीपल ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वाई सम कंट्रीज आर मोर डेवलप्ड एंड द अदर्स आर लेस डेवलप्ड. डस क्यों ऐसा है, क्योंकि ये सब जो 3 देश है ना, वो अधिकतर चीज़ें क्या करती हैं, मैनेज करती हैं. जैसे हार्डवेयर जो है वो कौन मैनेज करता है, चाइना. हार्डवेयर सारे चाइना मैनेज करता है. अब वो अगर महंगा कर दे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी प्रोडक्ट, मतलब सारा मोबाइल सब महंगा हो जाएगा. रशिया क्या मैनेज करता है, तेरा इंटरनेट की चीज़ें. यूएसए तेरा क्या मैनेज करता है, इंटरनेट की सारी चीज़ें मैनेज करता है. गूगल, फेसबुक, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैनेज करता है ना. वो चीज़ें अगर वो चीज़ें वो उस पर थोड़ा सा भी कुछ कर दे तो क्या होगा, तुझे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा. इनके पास, और ये दोनों हैं, उनके पास क्या है, पेट्रोल की बहुत सारे खदान हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसको भी मैनेज करते हैं. और उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, ऑटोमेटिकली तेरे हर इंडिविजुअल को है इंडिया में. Peoples are trying to understand why some countries are more developed and others are less developed. Thus, in the modern time, with increasing information available to the public owing to a continuous improving technology, और हमारे पास information जो है वो क्या है, बहुत आसानी से मिलती रहती है. The scope of economic in everyday life is expanding, और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, स्कोप जो है क्या हो रहे हैं, बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज, ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है.
अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट बेटर, है ना। अब क्या है बता दिया जाए तो 1920 में भी ऐसी एक बीमारी आई थी कोरोना जैसी, 2020 में भी ऐसी बीमारी आई, और अगर आप जाओ तो 1820 में भी लोग बोलते हैं कि ऐसी बीमारी आई थी, और 1720 में भी ऐसी बीमारी आई थी। मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि भाई 2120 में भी ऐसी कोई बीमारी आ सकती है। तो वही चीज़ बता रहा है कि बोला कि द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स बेटर, इकोनॉमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द रीजन बिहाइंड वॉर, the entry of East Indian Company in India for a trade and the resultant British Raj, India revolt against goods made in India, England during the British rule, Labour's movement। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें क्या मिलती हैं, समझने को मिलता है किससे, पीछे की चीज़ों से, है ना। पीछे के इवेंट से हमें ये समझने को मिलता है कि भाई हमारे साथ क्या क्या हुआ। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस, अगर हम इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, economics is important, decision making by individual people from all walk of life like household, lawyer, actor, singer and other try to get maximum gain from the effort which they make, है ना। ये लोगों को क्या होता है, मैक्सिमम गेन अर्न करते हैं ये लोग। They try to manage their times and resource in an optimum manner to increase their gain। और ये बहुत अपना जो समय है उसे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए लोग इन्हें बहुत मानते हैं। कौन कौन को, हाउस होल्ड, है ना, लॉयर, एक्टर, सिंगर एंड अदर ट्राइब्स ऑफ मैक्सिमम गेन, इन सबको लोग बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है अपने टाइम का इस हिसाब से इफेक्ट क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पैसे अर्न कर पाते हैं। या हाउस होल्ड में जितने भी लोग हैं जो हमारे काम करते हैं, जैसे मम्मी हो, ये सब हुए, वो लोग भी क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं घर को, समझ में। इन अ वे दे आर इंडल्ज इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग नोइंग और अननोइंगली। और ये क्या करते हैं, ये लोग बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। किसकी, नोइंगली और अननोइंगली, हाँ, अनजान में भी और जानकर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एकदम अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, टू अंडरस्टैंड वेरियस पॉलिसी ऑफ अ स्टेट्स लाइक टैक्स पॉलिसी, वेज पॉलिसी एंड सो ऑन। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक इज यूजफुल, पीपल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द बैंक रेट डिक्लेयर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द बैंक रेट डिक्लेयर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। गाइडेड डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये दो चीज़ें होती हैं जिस पे लोग डिपेंड करते हैं कि लोन लें कि ना लो, लोन लें कि ना लो। कौन सी दो चीज़ें, REPO rules and रेपो, repo rate and repo रिवर्स रेपो रेट। इससे क्या होता है, जब ये कम होता है ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा जो पैसा होता है ना, बोरिंग करते हैं ना हम लोग, जो भी चीज़ लेते हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम होने का हाँ, इंटरेस्ट कम लगता है हम पे, और ये बढ़ने लगती है ना तो इंटरेस्ट हमें क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो लोग क्या करते हैं, जब कम होती है ना तो लोन लेते हैं, और जब ज़्यादा होता है ना तो क्या करते हैं, अपना लोन लेने का जो ख्याल होता है उसे छोड़ देते हैं, समझ में। अब हो गया पर्सनल डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक is useful in knowing scientific principle and theory, which scientific principle and theory which guide personal decision making. Revenue and cost as well as demand and supply are concepts which are used in all types of economic activity. Certain theory of economics help business in day-to-day decision pertaining to price determination, है ना, डे टू डे एक्टिविटी। अगर आज कोई चीज़ समझ लो, लेट सपोज करो कोई चीज़ महंगी हो गई तो हम क्या करेंगे, चलो आज नहीं लेंगे, कल सस्ती होगी तो लेंगे, है ना। हम वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ कैसी है, वेज डिटर्मिनेशन, है ना। मतलब कि किसी जैसे आप कोई पढ़ाई करते हो तो किसी पढ़ाई की जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और किसी की जो पढ़ाई की सैलरी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो वो डिपेंड करता है वेज डिटर्मिनेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
and so on. Economic provide knowledge regarding to the impact of certain decision. और इकोनॉमी जो है हमें ये बताती है कि कोई अगर हमने डिसीजन बनाया है तो उसका हमारा उसके ऊपर हमारा क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे कि मोदी ने बोल दिया कि लॉकडाउन होगा, तो लॉकडाउन होगा तो होगा, पर इससे जो इंडिविजुअल लोग हैं उनके ऊपर कितना असर पड़ा। तेरे पापा को कितना असर पड़ा, पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। उनके बिजनेस को क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या किया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद ही कर दिया था, 2 महीने तक बंद कर दिया। चालू कर दिया 2 महीने, अब तक जून में उसने चालू किया, पर 2 महीने तक तो तेरे पापा को बहुत इम्पैक्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ अपने बिजनेस में? हुआ था ना। तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ बोला है, इकोनॉमिक प्रोवाइड नॉलेज टू रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ सर्टन डिसीजन। अब मोदी के डिसीजन का जो है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। किसको? हर इंडिविजुअल को। फॉर एग्जाम्पल इट provide insight into a question like what happen if the price is reduced in the market with a very high degree of competition. सिंपल सी बात है, अगर वेरी हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन होगा तो कभी भी प्राइस इंक्रीज होता ही नहीं है, उसका दाम क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। अब क्या हो गया है समझ, अभी जो भी इंसान है कोई भी चीज़ बेच रहा है लॉकडाउन में, वो क्या बेच रहा है, ज़्यादा रेट पे बेच रहा है, ज़्यादा रेट पे बेच रहा है। तो ज़्यादा रेट पे बेच रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, इसकी वजह से तेरे पॉकेट से जो पैसे जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं, आमदनी कम है, पर जो पैसे हैं एक्सपेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तेरी हालत मतलब इंडिविजुअल की हालत जो है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है कि नहीं हो रही है? किसकी वजह से? मोदी जी के एक फैसले की वजह से कि लॉकडाउन होगा। इकोनॉमिक इज़ अ साइंस विच प्रोवाइड इंसाइट फॉर अ डे टू डे डिसीजन मेकिंग। ऑल ह्यूमन बींग्स प्ले रोल्स एज ऑन कंज्यूमर। मैं कंज्यूमर, तू प्रोड्यूसर है ना, तो मैंने तुझसे चीज़ लिया तो मैं क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, तू क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। लेबर फॉर टाइम टू टाइम इन लाइफ। इकोनॉमिक हेल्प्स देम टू टेक रैशनल डिसीजन फॉर मैक्सिमाइजिंग गेन एंड मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो आज हमने ये चैप्टर को ख़त्म कर लिया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में।